हेलो गाइस माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। जो चैप्टर नेम है भाई साहब आपका चैप्टर नंबर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आज हम लोग का पार्ट जो है इंट्रोडक्शन होगा। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो आप अच्छा से वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर उसे कहते हैं गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर इस यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इससे करके 100 तक जाएगा, ये नेचुरल नंबर है, ठीक। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में जीरो लगा देने से वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो लगाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा क्या हुआ? होल नंबर। उसके बाद आइए मेरे दोस्त पढ़ते हैं हम लोग इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में जानेंगे। इंटीजर किसे कहते हैं? यानी पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या के जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती। क्या बोल रहा है? सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप तो यहाँ देख चुके हैं, जीरो भी है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस, जो ऋणात्मक संख्या है वो माइनस, उसके बाद क्या करें? जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे और नेगेटिव इंटीजर किसे कहेंगे। देखें, एक लाइन दी है, यहाँ से ये मेरा ओरिजिन या जीरो, उसके बाद इधर आएगा मेरा प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। 9 तक जाएगा, इधर भी मेरा जाएगा 9 तक, ठीक है। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये मेरा जितना हुआ इधर का, ये मेरा क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। और इधर जितना हुआ मेरा धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये मेरा हुआ ऋणात्मक पूर्णांक, ये मेरा धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, किसको प्राइम नंबर बोलेंगे, किसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राइम नंबर उसे कहते हैं एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या। क्या कह रहा है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। जैसी एक से बड़ी क्या आ गया भाई? 2। उसके बाद 3, एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित होगा? नहीं, 3। उसके बाद 5, उसके बाद 6 तो विभाजित हो जाता है, 7। उसके बाद 9, 9 तो विभाजित हो जाता है। उसके बाद 11 किसी से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद 12, 12 भी हो जाता है, 13 नहीं होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 17, 14 हो जाता है, 15 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है। उसके बाद 18 भी हो जाता है, 19 नहीं होता है। इस तरह करके जितना आएगा आप लिख लीजिएगा। आप समझ गए ना? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आप जहां तक कीजिएगा वो आपकी समझदारी है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, देख लिए। उसके बाद आता है भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो आइए हम लोग कंपोजिट नंबर देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या है? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। क्या कह रहा है? एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, वह क्या कहलाता है? मेरा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या कहा था? किसी से विभाजित नहीं होगा, इसमें किसी से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2, 2 एक से बड़ी है, ठीक है, 2 लिए, लेकिन 2 स्वयं और किसी के अलावा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 4, 4 खुद से भी हो रहा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका 6, 8, 8 भी हो जाएगा। उसके बाद 9, 9 भी हो जाएगा। 10, 10 भी हो जाएगा। 11 नहीं होगा। 12 हो जाएगा। 13 नहीं होगा। 14 हो जाएगा। 15 भी हो जाएगा, ठीक है, 15 भी हो जाएगा। उसके बाद 15, 16 भी होगा। 17, 17 नहीं होगा। 18 हो जाएगा। इस तरह करके अब देख लीजिएगा कौन कौन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलेंगे? विषम संख्या किसे बोलेंगे? देखिए, जिसका जोड़ा ना हो, जिसका क्या है? जोड़ा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। उस संख्या को कहते हैं कि जिसका
जोड़ा ना हो उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे विषम संख्या है 1, 3, 4 तो नहीं होगा, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, इस तरह करके जहां तक आएगा आप वहां तक ले लीजिएगा। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि इवन संख्या मतलब सम संख्या, जिसका 2 भाग में टूट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या क्या पढ़े? नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़े और ऑड नंबर पढ़े। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? यानी परिमेय संख्या। कह रहे हैं ना, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर इन संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं। जैसे 2 है तो 2/5 कर दो, जैसे 7/5 हो जाएगा, जैसे माइनस है तो -1/2 हो जाएगा, जैसे 0 है तो मानो 0 के नीचे 1 ही रहेगा ना, तो 1 आ जाएगा। 6/8, उसके बाद 3/9। ठीक, कंप्लीट। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग देखेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लोग। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई का मान होता है 22/7, है नहीं, पाई का मान होता है 22/7, तो पाई का मान 22/7 ये तो परिमेय संख्या के रूप में है ब्रो, लेकिन ये जो है भाग देने के बाद 3.14 आता है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हुआ नहीं। जैसे आ गया आपका √2, तो √2 को नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका आ गया √10, √10 को नहीं लिख सकते हैं, पाई को तो लिख ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं √15 को भी नहीं लिख सकते हैं, √19, यानी रूट में जो भी संख्या है उसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब लास्ट हम लोग 9 पढ़े ना रेशनल नंबर, उसके बाद 10वां नंबर पढ़े रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सभी संख्या का संग्रह होता है, जो भी होता है माइनस, प्लस, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, होल नंबर, प्राइम, सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब इसमें से आपको एक पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक है शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। तो शांत आवृत्ति के बारे में जानेंगे। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। ठीक है, किस स्थिति में शेष 0 होगा तो आप शांत लिखेंगे, किस स्थिति में पुनरावृत्ति आएगा तो आप अशांत लिखेंगे, और किस भी स्थिति में पुनरावृत्ति नहीं होगा जो आप अनावसानी आवृत्ति लिखेंगे। चलिए, ठीक है, तो शांत आवृत्ति में कैसे? जैसे मान लीजिए 2/10। ठीक है भाई, 2 से भाग दे रहे हैं 10 को, 2 पंचे 10, शेष 0 हो गया, शेष 0 हो गया। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, ये शांत आवृत्ति है। समझ गए? ठीक है, अब बोल रहा है अशांत आवृत्ति। हम लोग देखेंगे अशांत आवृत्ति। अनावसानी, अशांत आवृत्ति को अनावसानी आवृत्ति भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी शेष बार बार घूम के आता है। जैसे 3/10। ठीक है, तो 3 से भाग दे रहे हैं 10 को, तो कितना आ गया? 3 तिया 9, 10 में हो गया 1। अब पॉइंट देंगे तो 0, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ 3 से चलाएंगे, 3 तिया 9, 10 में 1, यानी बार बार घूम के वही संख्या आ रहा ही नहीं आ रहा। तो 3/10 को हम लोग डिवाइड करने के बाद 3.3333 इस पे 12 आएगा। ठीक है, 3.3 इस तरह आएगा ना, 12 आ रहा है, इसका मतलब बार बार घूम के आ रहा है वो, तो वो क्या हो गया? अशांत आवृत्ति मतलब अनवसानी आवृत्ति। उसके बाद आता है फिर अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति, ये देखिए अशांत आवृत्ति को अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ अशांत आवृत्ति नहीं होगा भाई, यहाँ पे अनावर्ती होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम चेंज कर देते हैं, अनावर्ती कर देते हैं। ठीक है, अनावर्ती हो गया। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसमें क्या कह रहा है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी ये चेंज नहीं आएगा। जैसे √2 का मान क्या होता है? 0.4142। फिर आप √3 का मान लिखेगा 0.1327। मुझे ये उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह यानी मान चेंज होगा। और लास्ट एक जो चैप्टर 1 में आपका यूज होगा फॉर्मूला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। लॉ ऑफ
एक्सपेंटेशन मतलब घातांक के नियम। घातांक के नियम क्या है वो हम लोग देखेंगे। जैसे आधार समान है, आधार समान है a का पावर m इंटू a का पावर n। आधार ये दोनों का आधार समान है, लेकिन घातांक समान है क्या? नहीं। जब आधार समान रहने पर घातांक को जोड़ते हैं, जब आधार समान रहने पर घातांक को जोड़ते हैं, जैसे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 7। ठीक है भाई, हो गया 2 का पावर 7, 2 का पावर 7। लॉ ऑफ एक्सपोनेंटेशन यानी घातांक के नियम। a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो हम लोग लिखे यानी आधार समान रहने पर घातांक को जोड़ते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर 7। ये क्या हो गया? घातांक के नियम, यानी आधार समान है तो घात जुड़ेगा। दूसरा देखिए फॉर्मूला देखिए, डिवाइड में रहे a का पावर m बाय a का पावर n, a का पावर m बाय a का पावर n। तो ये घातांक को क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे 6 का पावर हो गया 3 और यहाँ पे 6 का पावर हो गया 2, क्या करेंगे? 6 का पावर 3 माइनस 2 बराबर 6 का पावर 1 तो बराबर 6 हो गया। तो समझ में आ गया। अब ये अब देखिए तीसरा नंबर देखिए, ये तीसरा नंबर कर कीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तीसरा नंबर आप लोग कीजिएगा। a का पावर, अगर आधार समान है क्या? नहीं, आधार और समान रहने पर घातांक को गुणा करते हैं, आधार और समान रहने पर घातांक को 1 कर देते हैं, आधार और समान रहने पर घातांक को 1 कर देते हैं। जैसे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है इंटू है 3 का पावर 2। आधार समान है क्या? नहीं समान है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू ये आधार समान हो जाएगा। समझे? और एक लास्ट फॉर्मूला है भाई, वो हम बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे इस तरह का रहे, a का पावर m इस पे स्क्वायर रहे, फिर बड़ा ब्रैकेट पे स्क्वायर रहे, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट पे रहे, तो उसको क्या करना है? तो जैसे 2 का पावर दे दिया है 3 इंटू इस तरह दे दिया है, तो आपको क्या करना है? 2 का पावर 3 दूना 6 हो गया, यानी 2 कितना है? 6 बार 6 बार। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, कल फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।